किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं शहीद भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों से जुड़े दस्तावेजों की ऑडियो रिकॉर्डिंग के क्रम में शहीद शिव वर्मा द्वारा लिखा गया लेख क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास, चापेकर बंधुओं से भगत सिंह तक। इसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। आज आप सुनेंगे इस पुस्तिका की 8वीं और अंतिम कड़ी। वैज्ञानिक समाजवाद की ओर। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के अधिकांश प्रमुख नेता 1929 के मध्य तक गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिए गए थे, जहां उन्हें पढ़ने और विचार विमर्श करने का भरपूर मौका मिला। इससे उनके अंदर जो नई समझ पैदा हुई थी, उसके आधार पर उन्होंने अपने पूरे अतीत को, खासकर वैयक्तिक कार्यकलापों और शौर्य प्रदर्शन के आदर्श को नए सिरे से जांचा परखा और अपनी अब तक की कार्यप्रणाली को छोड़कर समाजवादी क्रांति का रास्ता अपनाने का निश्चय किया। गहन अध्ययन और बोस्टन जेल में दूसरे साथियों से लंबे विचार विमर्श के बाद भगत सिंह इस निर्णय पर पहुंचे कि यहाँ वहाँ कुछ भेदियों और सरकारी अफसरों की वैयक्तिक हत्याओं से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगत सिंह ने 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब स्टूडेंट्स की कांग्रेस के नाम एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा था, आज हम नौजवानों को बम और पिस्तौल अपनाने के लिए नहीं कह सकते। इन्हें औद्योगिक क्षेत्रों की गंदी बस्तियों में और गांवों के टूटे फूटे झोपड़ों में रहने वाले करोड़ों लोगों को जगाना है। 2 फरवरी 1931 को उन्होंने युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम एक अपील लिखी थी, जिसमें उन्होंने जन साधारण के बीच काम करने के महत्व को बारंबार रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था, गांवों और कारखानों में किसान और मजदूर ही असली क्रांतिकारी सैनिक हैं। इस अपील में भगत सिंह ने बलपूर्वक इस बात से इनकार किया था कि वे आतंकवादी हैं। उनका कहना था, मैंने एक आतंकवादी की तरह काम किया है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं तो ऐसा क्रांतिकारी हूँ जिसके पास एक लंबा कार्यक्रम और उसके बारे में सुनिश्चित विचार होते हैं। मैं पूरी ताकत के साथ बताना चाहता हूँ कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ और कभी था भी नहीं, कदाचित उन कुछ दिनों को छोड़कर जब मैं अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत कर रहा था। मुझे विश्वास है कि हम ऐसे तरीकों से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे मार्क्स और लेनिन का अध्ययन करें, उनकी शिक्षा को अपना मार्गदर्शक बनाएं, जनता के बीच जाएं, मजदूरों, किसानों और शिक्षित मध्य वर्गीय नौजवानों के बीच काम करें, उन्हें राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करें, उनमें वर्ग चेतना उत्पन्न करें, उन्हें यूनियनों में संगठित करें आदि। उन्होंने नवयुवकों से ये भी कहा कि ये सारा काम तब तक संभव नहीं है जब तक जनता की एक अपनी पार्टी ना हो। वे किस तरह की पार्टी चाहते थे, इसका खुलासा करते हुए उन्होंने लिखा था, हमें पेशेवर क्रांतिकारियों की जरूरत है। ये शब्द लेनिन को बहुत प्रिय था। पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की, जिनकी क्रांति के सिवा और कोई आकांक्षा न हो और न जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य हो, ऐसे कार्यकर्ता जितनी बड़ी संख्या में एक पार्टी के रूप में संगठित होंगे, उतनी ही तुम्हारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उन्होंने आगे कहा, व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ने के लिए आपको जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, वो है एक पार्टी जिसके पास जिस टाइप के कार्यकर्ताओं का ऊपर जिक्र किया जा चुका है वैसे कार्यकर्ता हों। ऐसे कार्यकर्ता जिनके दिमाग साफ हो और समस्याओं की तीखी पकड़ हो और पहल करने और तुरंत फैसला लेने की क्षमता हो। इस पार्टी का अनुशासन बहुत कठोर होगा और ये जरूरी नहीं कि वो भूमिगत पार्टी हो, बल्कि भूमिगत नहीं होनी चाहिए। पार्टी को अपने काम की शुरुआत आवाम के बीच प्रचार से करनी चाहिए। किसानों और मजदूरों को संगठित करने और उनकी सक्रिय सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इस पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया जा सकता है। यहाँ भगत सिंह खुल्लम खुल्ला
मार्क्सवाद, साम्यवाद और एक साम्यवादी पार्टी की वकालत करते दिखाई देते हैं। क्रांति की परिभाषा। क्रांति के संबंध में भगत सिंह के विचार बहुत स्पष्ट थे। निचली अदालत में जब उनसे पूछा गया कि क्रांति शब्द से उनका क्या मतलब है, तो उत्तर में उन्होंने कहा था, क्रांति के लिए खूनी संघर्ष अनिवार्य नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा का कोई स्थान है। वो बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय ये है कि वर्तमान व्यवस्था जो खुले तौर पर अन्याय पर टिकी हुई है, बदलनी चाहिए। अपनी बात को और भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, क्रांति से हमारा अभिप्राय अंततः एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना से है जिसको इस प्रकार के घातक खतरों का सामना न करना पड़े और जिसमें सर्वहारा वर्ग की प्रभुसत्ता को मान्यता हो तथा एक विश्व संघ मानव जाति को पूंजीवाद के बंधन से और साम्राज्यवादी युद्धों से उत्पन्न होने वाली बर्बादी से और मुसीबतों से बचा सके। समाजवाद की दिशा में भगत सिंह की वैचारिक प्रगति की रफ्तार बहुत तेज थी। उन्होंने 1924 से 1928 के बीच विभिन्न विषयों का विस्तृत अध्ययन किया। लाला लाजपत राय की द्वारकादास लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष राजाराम शास्त्री के अनुसार उन दिनों भगत सिंह वस्तुतः किताबों को निगला करता था। उनके प्रिय विषय थे रूसी क्रांति, सोवियत संघ, आयरलैंड, फ्रांस और भारत का क्रांतिकारी आंदोलन, अराजकतावाद और मार्क्सवाद। उन्होंने और उनके साथियों ने 1928 के अंत तक समाजवाद को अपने आंदोलन का अंतिम लक्ष्य घोषित कर दिया था और अपनी पार्टी का नाम भी तदनुसार बदल दिया था। उनकी ये वैचारिक प्रगति उनके फांसी पर चढ़ने के दिन तक जारी रही। ईश्वर और धर्म के बारे में। ईश्वर, धर्म तथा रहस्यवाद पर भगत सिंह के विचारों के बारे में कुछ शब्द कहे बगैर ये भूमिका अधूरी रह जाएगी। ये इसलिए भी जरूरी है कि आज हर तरह के प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी और सांप्रदायिकतावादी लोग भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद के नाम और यश को अपनी निज की राजनीति और विचारधारा के पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को नास्तिक बताते हुए भगत सिंह ने शुरू के क्रांतिकारियों के तरीके और दृष्टिकोण के लिए पूरा सम्मान प्रदर्शित किया है और उनकी धार्मिकता के स्रोतों की पड़ताल की है। वे संकेत करते हैं कि अपने स्वयं के राजनीतिक कार्यों की वैज्ञानिक समझ के अभाव में उन क्रांतिकारियों को अपनी आध्यात्मिकता की रक्षा करने, वैयक्तिक प्रलोभनों के विरुद्ध संघर्ष करने, अवसाद से उबरने, भौतिक सुखों और अपने परिवारों तथा जीवन तक को त्यागने की सामर्थ्य जुटाने के लिए विवेकहीन विश्वासों एवं रहस्यवादिता की आवश्यकता थी। एक व्यक्ति जब निरंतर अपने जीवन को जोखिम में डालने और दूसरे सारे बलिदान करने के लिए तत्पर होता है तो उसे प्रेरणा के गहरे स्रोत की आवश्यकता होती है। शुरू के क्रांतिकारी आतंकवादियों की ये अनिवार्य आवश्यकता रहस्यवाद और धर्म से पूरी होती थी, लेकिन उन लोगों को ऐसे स्रोतों से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं रह गई थी जो अपने कामों की प्रकृति को समझते थे, जो क्रांतिकारी विचारधारा की दिशा में आगे बढ़ चुके थे, जो कृत्रिम आध्यात्मिकता की बैसाखी लगाए बिना अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर सकते थे, जो स्वयं और मोक्ष के प्रलोभनों और आश्वासन के बिना ही विश्वास के साथ और निर्भीक भाव से फांसी के तख्ते पर चढ़ सकते थे, जो दलितों की मुक्ति और स्वतंत्रता के पक्ष में इसलिए लड़े क्योंकि लड़ने के अलावा और कोई रास्ता ही न था। असेंबली बमकांड के केस की अपील के दौरान लाहौर हाईकोर्ट में बयान देते हुए भगत सिंह ने विचारों की महत्ता पर बल देते हुए कहा था, इंकलाब की तलवार विचारों की स्थान पर तेज की जाती है, और उसके आधार पर उन्होंने ये सूत्र प्रस्तुत किया था कि आलोचना और स्वतंत्र विचार किसी क्रांतिकारी के दो अपरिहार्य गुण हैं, और ये कि जो आदमी प्रगति के लिए संघर्ष करता है उसे पुराने विश्वासों की एक एक बात की आलोचना करनी होगी, उस पर अविश्वास करना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। इस प्रचलित विश्वास के एक एक कोने में झांक कर उसे विवेक पूर्वक समझना होगा। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था कि निरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है, इससे मस्तिष्क कुंठित होता है और आदमी प्रतिक्रियावादी हो जाता है। भगत सिंह स्वीकार करते थे कि ईश्वर में कमजोर आदमी को जबरदस्त आश्वासन और सहारा मिलता है और विश्वास उसकी कठिनाइयों को आसान ही नहीं बल्कि सुखकर भी बना देता है।
वे ये भी जानते थे कि आंधी और तूफान में अपने पांवों पर खड़े रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन वे सहारे के लिए किसी भी बनावटी अंग के विचार को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते थे। वे कहते थे, अपनी नियति का सामना करने के लिए मुझे किसी नशे की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐलान किया था कि जो आदमी अपने पांवों पर खड़े होने की कोशिश करता है और यथार्थवादी हो जाता है, उसे धार्मिक विश्वास को एक तरफ रखकर जिन जिन मुसीबतों और दुखों में परिस्थितियों ने उसे डाल दिया है, उनका एक मर्द की तरह बहादुरी के साथ सामना करना होगा। ईश्वर, धार्मिक विश्वास और धर्म को ये तिलांजलि भगत सिंह के लिए न तो आकस्मिक थी और न ही उसके अभिमान या अहम का परिणाम थी। उन्होंने बहुत पहले 1926 में ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिया था। उन्हीं के शब्दों में 1926 के अंत तक मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि सृष्टि का निर्माण, व्यवस्थापन और नियंत्रण करने वाली किसी सर्वशक्तिमान परम सत्ता के अस्तित्व का सिद्धांत एकदम निराधार है। भावना कभी नहीं मरती। वो जुलाई 1930 का अंतिम रविवार था। भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल से हमें मिलने के लिए बोस्टन जेल आए थे। वे इस तर्क पर सरकार से ये सुविधा हासिल करने में कामयाब हो गए थे कि उन्हें दूसरे अभियुक्तों के साथ बचाव के तरीकों पर बातचीत करनी है। तो उस दिन हम किसी राजनीतिक विषय पर बहस कर रहे थे कि बातों का रुख फैसले की तरफ मुड़ गया, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। मजाक मजाक में हम एक दूसरे के खिलाफ फैसले सुनाने लगे। सिर्फ राजगुरु और भगत सिंह को इन फैसलों से बरी रखा गया। हम जानते थे कि उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। मुस्कुराते हुए भगत सिंह ने पूछा, और राजगुरु और मेरा फैसला, क्या आप लोग हमें बरी कर रहे हैं? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। असलियत को स्वीकार करते डर लगता है, धीमे स्वर में उन्होंने पूछा। चुप्पी छाई रही। हमारी चुप्पी पर उन्होंने ठहाका लगाया और बोले, हमें गर्दन से फांसी के फंदे से तब तक लटकाया जाए जब तक कि हम मर न जाए। ये है असलियत। मैं इसे जानता हूँ, तुम भी जानते हो, फिर इसकी तरफ से आंखें क्यों बंद करते हो? अब तक भगत सिंह अपने रंग में आ चुके थे। वे बहुत धीमे स्वर में बोल रहे थे। यही उनका तरीका था। सुनने वालों को लगता था कि वे उन्हें फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। चिल्लाकर बोलना उनकी आदत नहीं थी, यही शायद उनकी शक्ति भी थी। वे अपने स्वाभाविक अंदाज में बोलते रहे। देशभक्ति के लिए ये सर्वोच्च पुरस्कार है और मुझे गर्व है कि मैं ये पुरस्कार पाने जा रहा हूँ। वे सोचते हैं कि मेरे पार्थिव शरीर को नष्ट करके वे इस देश में सुरक्षित रह जाएंगे। ये उनकी भूल है। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को नहीं कुचल सकेंगे। ब्रिटिश हुकूमत के सिर पर मेरे विचार उस समय तक एक अभिशाप की तरह मंडराते रहेंगे जब तक वे यहाँ से भागने के लिए मजबूर न हो जाएं। भगत सिंह पूरे आवेश में बोल रहे थे। कुछ समय के लिए हम भूल गए थे कि जो आदमी हमारे सामने बैठा है वो हमारा सहयोगी है। वे बोलते जा रहे थे, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू भी उतना ही उज्जवल है। ब्रिटिश हुकूमत के लिए मरा हुआ भगत सिंह जीवित भगत सिंह से ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे फांसी हो जाने के बाद मेरे क्रांतिकारी विचारों की सुगंध हमारे इस मनोहर देश के वातावरण में व्याप्त हो जाएगी। वो नौजवानों को मदहोश करेगी और वे आज़ादी और क्रांति के लिए पागल हो उठेंगे। नौजवानों का ये पागलपन ही ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को विनाश के कगार पर पहुंचा देगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं बेसब्री के साथ उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे देश के लिए, मेरी सेवाओं और जनता के लिए मेरे प्रेम का सर्वोच्च पुरस्कार मिलेगा। भगत सिंह की भविष्यवाणी 1 साल के अंदर ही सच साबित हुई। उनका नाम मौत को चुनौती देने वाले साहस, बलिदान, देशभक्ति और संकल्पशीलता का प्रतीक बन गया। समाजवादी समाज की स्थापना का उनका सपना शिक्षित युवकों का सपना बन गया और इंकलाब जिंदाबाद का उनका नारा समूचे राष्ट्र का युद्धनाद हो गया। 1930-32 में जनता एक होकर उठ खड़ी हुई। कारागार, कोड़े और लाठियों के प्रहार उसके मनोबल को तोड़ नहीं सके। यही भावना इससे भी ऊंचे स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिखाई दी थी। भगत सिंह का नाम होठों पर और उनका नारा अपने झंडों पर लिए हुए किशोरों और बच्चों ने
गोलियों का सामना इस तरह किया मानो वे मक्खन की बनी हुई हो। पूरा राष्ट्र पागल हो उठा था। और फिर आया 1945-46 का दौर, जब विश्व ने एक सर्वथा नए भारत को करवटें बदलते देखा। मजदूर, किसान, छात्र, नवयुवक, नौसेना, थल सेना, वायुसेना और पुलिस तक सब कड़ा प्रहार करने के लिए आतुर थे। निष्क्रिय प्रतिरोध की जगह सक्रिय जवाबी हमले ने ले ली। बलिदान और यातनाओं को सहन करने की जो भावना 1930-31 तक थोड़े से नौजवानों तक सीमित थी, वो अब समूची जनता में दिखाई दे रही थी। विद्रोह की भावना ने पूरे राष्ट्र को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। भगत सिंह ने ठीक ही तो कहा था, भावना कभी नहीं मरती, और उस समय भी वो मरी नहीं थी। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखा हुआ लेख, क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास, चापेकर बंधुओं से भगत सिंह तक। इस लेख को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अभी आपने सुनी इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 8वीं और अंतिम कड़ी। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो ऐसी ही किसी और प्रगतिशील और क्रांतिकारी पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।